हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जुनून एजुकेशन पॉइंट में। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में। मुगल कालीन चित्रकला, मुगल कालीन संगीत कला के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं कि मुगल वंश में स्थापत्य कला में किस राजा ने कौन सी चीज़ को बनवाया था। वैसे तो हमने सेपरेट अलग अलग राजाओं के बारे में पढ़ ही लिया है कि इस राजा ने ये बनवाया, इसने ये बनवाया, ये तो हमने पढ़ ही लिया है हालांकि। लेकिन फिर भी हम एक अलग टॉपिक लेके चलते हैं जिसमें थोड़ी सी डिटेल मिल जाएगी आपको और वहाँ से भी कुछ प्रश्न बन सकते हैं। तो मुगल कालीन साहित्य के बारे में भी हम थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हैं। मुगल कालीन में संगीत व्यवस्था के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आने वाले समय में एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। उस हिसाब से हम, और वैसे भी हम एक तरफ से सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, एक तरफ से पूरा सीक्वेंस में सब कुछ चल रहा है। ठीक है, बस आप उसको तैयार करते रहिए। दूसरा एक और चीज़ है, ये जो क्लासेस जो भी आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, ये कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक मतलब एग्जाम के लिए ही है। ये एक ऐसी चीज है कि अगर जहाँ पर भी सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, जहाँ भी हिस्ट्री पूछी जाती है, तो उसमें आपका ये बिल्कुल काम करेगा। तो बेफिक्र होकर बस आप सब्जेक्ट को बढ़िया इंप्रूव करिए, अच्छे से पढ़िए जो भी आपको समझाया जाता है। देखिए, मेरे बैक साइड में आपको ये जो मकबरा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो मकबरा मेरे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मकबरा है, पता है आपको किसका मकबरा है? ये है एतमाद दौला का मकबरा। यानी जो नूरजहां थी, नूरजहां का जो पिता थे, ठीक है, मिर्जा ग्यास बेग एतमाद दौला, ये उनका मकबरा है। और जिस तरीके से ताजमहल का जो पूर्वगामी है वो बोला जाता है हुमायूं के मकबरे को। ठीक है, हुमायूं के मकबरे को। लेकिन ताजमहल से पहले जो मुगल कालीन संगमरमर की जो मकबरा देखने को मिलता है, तो वो एतमाद दौला का मकबरा है, जो संगमरमर का बना हुआ है। बट भारत के अंदर संगमरमर की सबसे पहली जो इमारत थी वो थी हुशंग शाह का मकबरा। ठीक है, हुशंग शाह का मकबरा जो है मांडू जिला धार में है। वो भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा भी है, मैंने पढ़ाया भी, आपको बताया भी है। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, लॉजिकल क्वेश्चन है कि इसके पहले क्या है, इसको क्या कहते हैं, तो उस हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल हम मुगल कालीन साहित्य के बारे में, इसके स्थापत्य कला के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी, उनके बारे में जल्दी से मैं एक रिकॉल करा देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक इसी में ही, एक कृषि वाला टॉपिक भी है कि मुगल वंश के समय में जो फसलें होती थी तो कितने प्रकार की होती थी, क्या होती थी, वो भी थोड़ा बहुत दिया हुआ है। और बेसिकली हम इसको फिर आगे करते हैं। ठीक है, तो देखिए जल्दी से रिकॉल करा देता हूँ पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा। ये तो खैर ये फसलों वाला टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है, वो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ, यहीं से पढ़ाऊंगा वैसे तो। देखो, हमने सिक्के वाला टॉपिक पढ़ा था, मुद्रा वाला। और मुद्रे वाले टॉपिक में हमने देखा था कि तीनों प्रकार के जो सिक्के हमने पढ़े थे, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के। और इन सिक्कों को क्या कहा जाता है ये भी बताया था, तो उनके नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। आपको एक सबसे बड़ा सिक्का बताया था संसप। और संसप का जो सिक्का है वो 101 तौले का मैंने आपको बताया था, संसप। ठीक है, शहंशाह भी एक सिक्का था जो अकबर के समय में चला था, वो भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा विशांत भी आपको बताया, चुगल भी मैंने आपको बताया। तो इनको याद करके रखना है। ठीक है, शब्द को याद करके रखिए कि भैया क्या है। जैसे सबसे पहले हमने सोने का सिक्का असरफी पढ़ा था, तो ये जो असरफी है, ये शेर शाह सूरी ने असरफी नामक सिक्का चलाया। इसके अलावा इसमें शहंशाह जो था, शहंशाह का एक चौथाई अटमा, अटमा अटमा मैंने आपको बताया था। मैंने आपको चुगल आपको बताया था, मैंने आपको इसके अलावा इसमें एक बिशान सिक्का भी बताया। ठीक है, तो ये रहा बिशांत, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बिशांत, ये बिशांत है। और बिशांत नामक स्वर्ण जो था वो शहंशाह का बनवाई 5। तो 20%, 25% एंड 2%। ठीक है, तो 2% का होगा आपका चुगल, और 20% है तो आपका विशांत, और 25% है तो उधर आपका अटमा। तो यहाँ पर ये जो है आपको याद रखना है। और इसके अलावा हमने चांदी के सिक्के में जो पढ़ा था, तो इसमें बताया था कि चांदी के सिक्कों पर जो कलमा लिखने की जो प्रथा थी वो बाबर ने समाप्त कर दी थी।
इसके अलावा शुद्ध चांदी का सिक्के में अगर हम देखते हैं, जलाली सिक्का था जो अकबर के समय में चलाया गया था, वो भी हमें पता होना चाहिए। और इसके अलावा आना, है ना, दाम। दाम तो शेरशाह सूरी के समय में दाम सिक्का चलाया गया था, मैंने दम से याद कराया है आपको, है ना। आना भी याद कराया था। इस जो शाहजहां था ना, शाहजहां जहाँ तक है, तो वो आना शाहजहां के समय में भी ये सिक्का चलाया गया था। और शेर शाह ने तांबे का एक सिक्का दाम चलाया, ठीक है। इसके अलावा औरंगजेब के काल में जो है सर्वाधिक रुपए की ढलाई हुई थी, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। और कई टकसालें थी। बहमनी साम्राज्य में जो सिक्का था वो हूण था, और विजयनगर साम्राज्य में जो सिक्का था वो पैगोडा नामक सोने का सिक्का था, है ना। शिवाजी के द्वारा हूण नामक सिक्का भी चलाया गया था। तो ये बेसिकली हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था भाई, हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट सी कुछ बुक्स वगैरह पढ़ ली थी, और इनके राइटर्स वगैरह मैंने आपको याद करा दिए थे। ये जो बुक थी ना, इनके राइटर मैंने आपको याद कराए थे, ठीक है। तो इन बुक्स में मैंने मुतखाब उल लबाब आपको बताया था, खफी खां, फतवा मत खाओ तुम कबाब, तो बोलते खफा हो जाएंगे खां साहब खफी खां। देखो मैं ट्रिक भी रिपीट कर रहा हूँ, कैसे याद करा था। फतवा ये आलमगीरी, आलमगीर ने एक फतवा जारी करा था ईश्वर से संबंधित। नुस्खा ये दिलकुश, भीमसेन जोशी के पास ऐसा नुस्खा था कि वो खुश कर देते थे लोगों को संगीत सुना के। बिहार सत्सई, बिहारी नाम में लगा हुआ है, तो मैंने बोला था इसको याद करने की जरूरत नहीं है। कवि प्रिया अलंकार मंजरी, यानी कि केशव दास, जहांगीर के शबदास जो थे, जैसे जहांगीर जस चंद्र का केशव दास ने लिखी है, उसी के समकालीन थे। और कवि प्रिया अलंकार मंजरी जो है इनकी है, तो हम कहेंगे कि जहांगीर केशव दास जो थे वो कवि बड़े प्रिय थे उनको। कवित्व रत्नाकर है, सेनापति, कविंद्र कल्पतरु है, कविंद्र। गंगा लहरी है तो जगन्नाथ, यानी कि जगन्नाथ मंदिर जो है, मतलब पंडित जगन्नाथ जो है गंगा लहरी के किनारे, यानी गंगा के किनारे पूजन पाठन करवाते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। मुत खाओ उत यानी मत खाओ उतना बारीक, वो सोचता बंदा यूं ही कह रहा है। तब काते अकबर, तब कहाँ थे अकबर जी जब निज़ाम मिलने के लिए आए। तारीख फरिश्ता, तो फरिश्ता ही लगा हुआ था, मैंने बोला इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तारीख सलातीन, बोलो सलाह देने वाले जो तीन व्यक्ति हैं उनकी आज भी तारीख यादगार है, यादगार है, पता है भैया उन्होंने जो मतलब सलाह दी थी। इकबाल नामा, मोतमिन खान मोतियाबिंद हो गए, इकबाल आंख में चला गया। तारीख अल्फी, कुल्फी खाते हुए मुल्ला दाऊद दिखाता, वो तारीख की खोज कर रहे हैं, ठीक है। काला खून पड़ जाता है लिपिक का काम करते करते। पोतदार, पोतदार खजांची को कह रहे थे कि जो भी तुजूरियां उनको पोतदार। आमिल, बोले तेरे को कर चाहिए तू आ हमसे मिल, हम बताते तेरे को। परगने में कर एकत्रित करने वाला। शिकदार, परगने का अधिकारी। वित्तची, यानी कि अमल गुजार का सहायक होता था, जो वो ही वित्त चीता था। अमल गुजार, मालगुजारी का अधिकारी। फौजदार जो था जिले का प्रमुख था। मीर बहर, यानी बहरा था कौन, चुंगी अधिकारी। बाकिया नवीस, बाकई में नहीं लेता था कोई फीस, गुप्तचर। और सूबेदार जो हमने पढ़ा था वो प्रांत का प्रमुख पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था मुंह हथ से, मुंह बांधा, हाथ बांधा, सबने धुनाई कर दी, औरंगजेब का नैतिक व्यवस्था का अधिकारी था। सदर काजी, यानी शहर के काजी, यानी काजी प्रधान न्यायाधीश होते थे। मीर शामा, यानी अमीर है, शाना है तो कारखाना भी है, और शाही महल भी है। सदर सुदूर, सरहद से दूर हो, शहर से दूर हो, धार्मिक मामलों का मंत्री। मीर बख्शी, ये सेना का मंत्री था, किसी को नहीं बख्शता था। दीवाने वजीर, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री शाहजहां के समय में। वकील मुतलक, यानी बहुत सारे वकील से मुलाकात और बहुत सारे वकील प्रधानमंत्री के साथ में रहते थे। इसमें हमने कुछ फसलें प्रकार पढ़े थे, आपको बताया था। एक पोलज बर्ड बताया था, और ये जो पोलज होता है, पोलज उपजाऊ भूमि होती है। परती जो होती है ये कम उपजाऊ भूमि होती है। चाचर होती है जो 2-3 साल के गैप में इसको यहाँ पे खेती करते हैं इसमें। और बंजर भूमि होती है, अनुपयोगी होती है, क्योंकि इसमें खेती नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। बस पिछली क्लास में थोड़ा सा क्या, ये जो टेबल्स वगैरह में जो नियम दिए थे वो याद मैंने कराए थे, उसमें टाइम लगा था। देखो किसी भी चीज को याद करने में टाइम तो लगता है भाई, है ना। तो इसलिए टाइम लग जाए, लेकिन हमें चीजें तैयार होनी चाहिए, हमें चीजें याद होनी चाहिए। पढ़ने पे ठीक है आप फोकस करते हो, बट पढ़ने के साथ साथ हमें याद करने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। चीजें हमें याद होना चाहिए, प्लस लॉन्ग टाइम तक याद होना चाहिए, और चीजें ऐसी याद होना चाहिए कम से कम हमें पेपर में तो याद आ जाए। हमें कुछ इतना याद नहीं करना कि हमें 10 साल बाद तक भी याद करना है। हमें इतना याद करना है कि साल 2 साल के अंदर जो भी हम एग्जाम दें, जैसे हम क्वालिफाई कर लें और कोई भी एग्जाम दे, तो उसमें हम अच्छा कर पाए, कुल मिला के हमें याद आ जाए, ठीक है।
तो देखिए फसलें और वाणिज्य व्यापार के बारे में थोड़ा सा दिया गया है, तो बताते हैं कि ये जो मुगल वंश था, मुगल कालीन फसलों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए अबुल फजल की एक बुक थी आईन अकबरी, आपको अच्छे से पता है। तो अबुल फजल ने अपनी बुक आईन अकबरी में बताया है कि 17 प्रकार की रबी की फसल, यानी कि 17 तरह की खेती होती थी रबी की, है ना, ऐसा बोलते हैं। रबी की फसल क्या होती है? रबी की फसल वो होती है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, ठीक है। खरीफ की फसल जो है जुलाई अगस्त वाला जो समय है खरीफ की फसल का रहता है, क्योंकि जून जुलाई वाला जो है वो जायद की फसल होती है, उसमें तरबूज ककड़ी खरबूजा वगैरह ये पानी वाली चीजें रहती हैं, तो वो आती है जायद में। जायद की फसल जो होती है गर्मियों में रहती है, मई जून का रहता है उनका। फिर जून जुलाई में जैसे ही मानसून स्टार्ट होता है तो फिर आपकी यहाँ पे खरीफ की फसलें बोई जाती हैं, उसके बाद में फिर उनको काट लिया जाता है अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में, और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में जो है रबी की फसल का समय आ जाता है। इस तरीके से आपका रबी की फसल, जायद की फसल और खरीफ की फसल है, इनका तीनों का एक क्रम रहता है और इनके मंथ रहते हैं, कब बोया जाता है कब काटा जाता है, इनमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो ये एक अलग टॉपिक होता है कृषि वाला, ठीक है। तो अभी तो हमें याद रखना है क्या कि 17 प्रकार की रबी की फसलें। अब देखो आप इतना बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, स्वाभाविक है आपको इतना तो पता ही होगा कि रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र का जो स्टूडेंट उन्हें तो पता ही है, बट शहर के लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि रबी की फसलें कौन कौन सी होती है, ठीक है। जैसे सरसों है, चना है ना, जौ है, ये रबी की फसलों के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो सरसों चना और जौ है, इसके अलावा खरीफ के अंदर आपका सोयाबीन है, वो आ जाता है। और जायद की फसलों में तरबूज खरबूजा ककड़ी वगैरह ये सब आ जाता है। तो ऐसे करके एक टॉपिक रहता है भाई, है ना, उसको कराते हैं जहाँ तक है। जहाँ इंडियन ज्योग्राफी में मैंने कराया ही, एक एमपी जीके में भी करा दिया, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में जहाँ तक मैंने कराया है या एमपी जीके के अंदर करा दिया, वो अदर सब्जेक्ट जो है आपके उसमें करा दिए जाएंगे, मतलब चीज कोई नहीं छूटेगी। अब चूंकि ये बेसिक दिया हुआ है, ये तुम्हारा हिस्ट्री चल रहा है, अब हिस्ट्री में भी मैं ये टॉपिक लेके बैठ जाऊंगा भैया कृषि के प्रकार बता देता हूँ मैं आपको, तो वो भी दिया है मैंने, हालांकि जहां उसकी आवश्यकता है मैंने वहां दिया है, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि मुगल कालीन व्यवस्था में अगर हम देखें तो 17 प्रकार की रबी की फसल होती थी और 26 प्रकार की खरीफ की फसलें होती थी, क्योंकि रबी की फसलें जो है थोड़ी कम है, लेकिन खरीफ की फसलें यहाँ पे ज्यादा हैं, ठीक है। 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने भारत में मक्का और तंबाकू नामक नई फसल लेके आए। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो हम ये चीजें पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो पुर्तगालियों का आगमन जो है 1498 में हमारे भारत में हो चुका था। क्योंकि ये 1498 ने 17 मई 1498 को एक पुर्तगाली नाविक आता है जिसका नाम है वास्को डी गामा। तो बताते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी 1498 में, यानी कि उन पुर्तगालियों की नॉलेज में आया था कि हमारा इंडिया एक कंट्री है जिसमें लोगों का कैसा रहन सहन है, किस तरीके से उनकी आर्थिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था है, वो सब उसने यहाँ पे इंडिया में आके देखा था। पर यहाँ से लौटते समय 1503 में फिर वापस आया लौट के, और फिर आया होगा तो स्वाभाविक है और भी साथियों को लेके आया होगा। और पुर्तगालियों ने हमारे भारत पर ज़्यादा समय तक कुछ विशेष नहीं कर पाए, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने पुर्तगाली डच फ्रांसीसी डेनिस इनको क्या है, इनके पैर नहीं जमने दिए, समझ रहे हो, इनको हमारे क्षेत्र में जमने नहीं दिया, और अंग्रेजों ने ही पूरा सब कुछ, क्योंकि हम आगे जाके ये भी पढ़ने वाले हैं कि पुर्तगाली अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, अंग्रेजों डचों के बीच में भी युद्ध हुए थे, ठीक है। कौन कौन से क्या युद्ध हुए थे, वो सब कैसे क्या है, सब कुछ हम आगे पढ़ने वाले हैं, सब कुछ इस सीट में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मक्का और तंबाकू बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आलू है। अब आलू की खेती, आलू कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, आलू बेचारा सब सब्जियों में एडजस्ट हो जाता है ना। तो आलू भैया आया कहाँ से, कौन लेके आया आलू हमारे हिंदुस्तान के अंदर? तो जी आलू लेके आए थे पुर्तगाली, ठीक है। तम्बाकू देखो कितनी महत्वपूर्ण चीज है, इसके बगैर तो जो गुटखा वाले रह ही नहीं सकते, जो तम्बाकू खाने वाले वो रह ही नहीं सकते। तो ये जो तम्बाकू है ये भी पुर्तगाली हमारे पास लेके आए थे। हमें नहीं पता था कि भैया तम्बाकू एक ऐसी चीज है, और फिर समझ रहे हो ना, तम्बाकू आई होगी तो फिर बीड़ी भी आई होगी, है ना, और बीड़ी से सारी चीजें तुम्हें पता ही है फिर। तो अब देखो तंबाकू का उत्पादन सर्वप्रथम जहांगीर के शासन काल में प्रारंभ हुआ।
तो हमने क्या पढ़ा था कि भैया तम्बाकू पे, शराब पे प्रतिबंध लगा, मतलब तम्बाकू पे प्रतिबंध लगा दिया था, ऐसा कुछ पढ़ा है हमने जहांगीर के समय में, है ना। तो तम्बाकू का उत्पादन सर्वप्रथम जहांगीर, तो हमें याद रखना है कि तम्बाकू की खेती जो है या तम्बाकू का उत्पादन सबसे पहले जहांगीर के समय में हुआ था, क्योंकि 1608 में कैप्टन हॉकिंस भी आया था, देखो है ना, जहांगीर के समय में आया था, ये अंग्रेज है 1608 में, और 1498 में जो आया था ये पुर्तगाली है। देखिए हमारे लिए तो सब अंग्रेज हैं, चाहे वो पुर्तगाल से आए, डच से आए, फ्रांस से, कहीं से भी आ जाए, कोई अदर कंट्री से कोई भी आ गया तो हम कहेंगे कि अंग्रेज है। लेकिन इनका यहाँ पे हम जब पढ़ने वाले हैं तो हम पुर्तगाली की कैटेगरी अलग पढ़ेंगे, डच की अलग पढ़ेंगे, फ्रांसीसी की अलग पढ़ेंगे और अंग्रेजों की अलग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए मुगल दरबार में ये दक्कन में नियुक्त मुगल सैनिकों के माध्यम से पहुंची, यानी मुगल दरबार में क्या दक्कन में कोई मुगल सैनिक होंगे, हाथी होंगे, इनके माध्यम से मुगल दरबार में पहुंची, साहब ये बढ़िया चीज है, इसकी खेती करवाओ, ठीक है। आगे जाके जहांगीर ने तंबाकू के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिए, स्वाभाविक है, जरूरत से ज्यादा लोग इसका सेवन कर रहे होंगे और गंदगी फैला रहे होंगे, एक हिसाब से जहांगीर कह रहा होगा यार जी क्या कितना यही खाते रहते हैं, जब देखो जब बंद करो इसको, ठीक है। कहीं भी महल में इधर उधर कोने में थूक देते हैं, हटाओ बंद करो इसको, ठीक है। तो मुगल काल में नगदी, बयाना और सरखेज, अहमदाबाद का जो क्षेत्र है सरखेज, तो यहाँ पर नील की खेती, देखो नील मैंने बताया था, नील एक ऐसी खेती है जो, जैसे समझ लो आपके प्राचीन भारत से लेके मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत तक हम नील की खेती को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नील खेती सर्वोत्तम माना गया है। अफीम का उत्पादन मुख्यतः बिहार और मालवा में, देखिए अफीम की खेती हमारे मध्य प्रदेश के मंदसौर, मध्य प्रदेश के अंदर मंदसौर जिला है और मध्य प्रदेश के अंदर नीमच जिला है, ठीक है। ये दोनों जिलों का बॉर्डर आपस में लगा हुआ है और ये मालवा के पठार में ही आते हैं। तो मंदसौर नीमच में अफीम की खेती सर्वाधिक होती है, ठीक है। बिहार में भी होती है, बिहार के अंदर है, बट मालवा तो मालवा ही है, आपको पता है, ठीक है। तो बिहार और मालवा में अफीम का उत्पादन मुख्यतः है। जबकि सोरा, सोरा जो होता है इसका उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो सोरा एक मान लीजिए एक रसायन है, एक केमिकल है, एक पाउडर ऐसा है जिसका इस्तेमाल बारूद बनाने में करते हैं। और वर्तमान की स्थिति अगर हम देखेंगे तो सोरा अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा मिलता है इन प्रेजेंट, ठीक है। अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा। तो सोरा के उत्पादन हेतु बिहार प्रसिद्ध था, ठीक है। बिहार जो था ना सोने के उत्पादन में प्रसिद्ध था। सोरा का प्रयोग मुख्यतः बारूद के रूप में किया जाता था 1646 में, जब औरंगजेब गुजरात का गवर्नर था तो उसने सोरा निर्यात पे पाबंदी लगा दी थी। क्योंकि आपको पता है कि बारूद बनेगा तो उससे तोप के गोले का इस्तेमाल होगा। हालांकि तोप का इस्तेमाल तो बाबर के समय में हो चुका है, तो औरंगजेब ने क्या किया था, इस पर पाबंदी लगाई थी। क्यों लगाई होगी? क्योंकि औरंगजेब को इस बात का डर होगा कि ऐसा ना हो कि कोई मेरे खिलाफ इसका उपयोग करे, है ना। क्योंकि वह नहीं चाहता था कि यूरोपीय लोग का इस्तेमाल तुर्की के विरुद्ध करें, समझ गए। मुगल काल में ही 1550 में सर्वप्रथम कलम लगाने की पद्धति का विकास हुआ। यहाँ पर ये जो कलम है, एक पेड़ है उसकी शाखा को थोड़ा सा तोड़ के दूसरी जगह लगा दो तो वो कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी शाखा जो है तो वहां से उसमें से पेड़ बन जाता है। जिसमें सबसे अच्छा उदाहरण है गुलाब, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गुलाब। तो गुलाब जो होता है, गुलाब एक कटीली झाड़ी टाइप की है जिसमें गुलाब लगता है। बट गुलाब की अगर हम शाखा को काट के दोनों तरफ से और जमीन में लगा देते हैं, उपजाऊ भूमि में लगा देते हैं, तो खास तौर से जहाँ तक है सर्दियों में गुलाब काफ़ी कुछ अच्छा लगता है। सर्दियों का मतलब मौसम में गुलाब काफ़ी लगता है। और उसको अगर लगा देते हैं बारिश के समय में तो जहाँ तक है वो पौधा वहाँ से लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो गुलाब है, गुलाब की बात करेंगे तो गुलाब की के लिए ही कलम इस्तेमाल शब्द हुआ है वैसे ज़्यादातर। बट गुलाब के अलावा है ना और भी कई ऐसे पौधे होते हैं जिनकी कलम, कलम का मतलब एक शाखा हमने काटी, उसमें थोड़ी सी मोटी हो, ज़्यादा मोटी भी नहीं हो, ज़्यादा पतली भी ना हो, और उसको हमने ज़मीन में लगा दिया। धीरे धीरे इसमें से जड़ निकलेंगी और इसी में से ऐसे करके ये पेड़ बन जाएगा, धीरे धीरे करके, है ना, झाड़ी बन जाएगी एक प्रकार से, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से समझेंगे जो भी आपको बताया जा रहा है, ठीक है।
काबुल से चेरी लाकर उसकी कलम कश्मीर में लगाई। ठीक है, चेरी, स्ट्रॉबेरी, तो यहाँ पर काबुल से लेके आए थे, कश्मीर में लगा दी थी। ठीक है, इसी प्रकार कश्मीर में केसर का, आज भी अगर देखा जाए तो केसर की खेती कश्मीर में खूब होती है। देखो यही तो नॉलेज वाली चीजें हैं, चीजों को बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आपको पता रहना चाहिए, जितना दिया है उतना आपको तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि भाई देखिए कहाँ से क्या चीज लेके आ रहा है। तो कश्मीर के अंदर अगर हम देखेंगे तो केसर, आज भी केसर की खेती कश्मीर में होती है ना। और इस काल में रेशम उत्पादन हेतु बंगाल प्रसिद्ध था। इस काल में रेशम के उत्पादन के लिए बंगाल जो था ना वो प्रसिद्ध था। खास जो था मलमल का, बाफ्ता जो था सूती वस्त्र का, और ताफ्ता जो था रेशमी वस्त्र के प्रकार थे। तो यहाँ पर जैसे खास जो है मलमल, मलमल का कपड़ा आता है, बहुत मुलायम कपड़ा आता था। अब ओरिजिनल मलमल तो नहीं आता। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर बाफ्ता सूती वस्त्र का, ताफ्ता रेशमी वस्त्र के प्रकार थे, और निर्यात की प्रमुख मदों में सूती वस्त्र, मलमल और चीनी, इनका क्या होता था, निर्यात होता था। जबकि आयात की प्रमुख मदों में चांदी, घोड़ा, हाथी दांत जो है, इनको आयात किया जाता है, खरीदा जाता था। ठीक है, थोड़ा सा दिया है बट काम की चीज है, और आगे भी आपको पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे हम जस्ट मेन टॉपिक पे पहुंचे, जिसमें मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, मुगल काल में सबसे पहले नंबर पे आता है बाबर। 1526 में बाबर ने पानीपत के काबुली बाग की मस्जिद, ठीक है, तो पानीपत में काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी। ये हम पढ़ चुके हैं पहले से, नया नहीं है। ठीक है, और मैंने इसकी इमेज भी डाली है। यह है काबुली बाग मस्जिद, इस तरीके से ये दिखाई देती है। ठीक है, तो काबुली बाग मस्जिद है, इसका निर्माण बाबर ने करवाया था। हम पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं। रोहेलखंड, संभल, संभल ये उत्तर प्रदेश में आता है, संभल। जामा मस्जिद मैंने आपको सफेद बस से याद कराया है, याद आ गया होगा। 4 जामा मस्जिद हैं जो मुगलों के द्वारा बनवाई गई। ठीक है, जिसमें एक बाबर के द्वारा, एक अकबर के द्वारा, 2 शाहजहां के द्वारा। ठीक है, 2 मोती मस्जिद हैं, एक शाहजहां की, एक औरंगजेब की। इसके अलावा पानीपत की मस्जिद पूर्णतः ईंटों से निर्मित है, और बाबर ने दिल्ली स्थित पुराने लोदी के किले के भीतर भी एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। अयोध्या की बाबरी मस्जिद बाबर के सेनानायक मीरन बाकी ने बनवाई थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। ये सबको पता है, बाबरी मस्जिद है तो हर कोई बोलेगा ना बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवाई थी, बाबर के नाम से जानी जाती है। और उस बाबरी मस्जिद को फिर हटा के अयोध्या में मंदिर का निर्माण कराया गया। तो यहाँ पर ये जो है ना, अगर बोलते हैं कि किसने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो बाबर ने करवाया है, बट बाबर का सेनापति, सेना नायक है मीरन बाकी। ठीक है, क्या नाम है, मीरन बाकी। तो आप इस नाम को जरूर ध्यान रखेंगे, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और देखते हैं। देखिए, हुमायूं, बाबर के बाद हुमायूं आता है। तो हुमायूं काल में अर्धभाग्य अवस्था में केवल 2 भवन शेष हैं, आगरे की मस्जिद और हिसार या पंजाब में बनी मस्जिद है। तो आगरे की मस्जिद किसने बनवाई थी, बोले हुमायूं ने बनवाई थी, है ना। आगरे की मस्जिद हुमायूं की प्रसिद्ध है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, हुमायूं की जो दीन पना नामक भवन, और इसी दीन पना भवन में था एक पुस्तकालय, जिसकी सीढ़ियों से गिर के हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो 2 चीजें हमें हुमायूं को पढ़ना है, एक तो दीन पना भवन को पढ़ना है, और एक हमें आगरे की मस्जिद को पढ़ना है। हुमायूं की बस 2 निर्माण कार्य को पढ़ना है। निर्माण कार्य में शाहजहां का नाम ज्यादा आता है। शाहजहां ने काफी सारी चीजें, सबसे ज्यादा चीजें शाहजहां ने बनवाई थी, वो आपको अच्छे से पता है। स्थापत्य कला का एक स्वर्ण युग कहा गया है उस समय को। ठीक है, तो ये चीज है, दीन पना महल है और आगरे की मस्जिद है। तो हम ऐसे ही कह सकते हैं कि सीढ़ियां थी, और इन सीढ़ियों पर हुमायूं चढ़ रहा था। तो हुमायूं नीचे, आगरा। ठीक है, हुमायूं नीचे, आगरा, आगरा मस्जिद, आगरा की मस्जिद बनवाई इसने। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। हालांकि ये दिल्ली में बनवाया था, दीनपना में। ठीक है, अब बात आती है शेरशाह। शेरशाह सूरी के मैंने 3-4 ऑब्जेक्ट आपको बता दिए थे, जिसमें मैंने बताया था कि एक पुराना किला था, उस पुराने किले के कोहने में कुछ लोग रोज ताश खेलते थे। अचानक से वहां शेर आ गया और वो सबको खा गया। ठीक है, तो यहाँ पर पुराना किला,
किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। रोज ताश खेलते थे तो रोहतास किला, किले के कोने में किला कोहना मस्जिद हो गई, है ना। तो ये जो नाम बताए गए हैं बिल्कुल एक्यूरेट याद होना चाहिए, कभी भी आ जाए पेपर में बता सकते हो। पुराना किला तो 2-3 एग्जाम में आ भी चुका है अभी लेटेस्ट में, ठीक है। तो देखिए, शेरशाह कालीन स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण सासाराम बिहार। देखो याद आना चाहिए कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? सासाराम बिहार में है। तो देखिए ये जो टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक हम ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, बट इसको क्या है सेपरेट करके स्थापत्य कला का थोड़ा सा दे दिया है, ठीक है। क्योंकि हमने इसमें से 80% 90% ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, एक रिवीजन भी हो रहा है आपका और आप थोड़ा सा और अच्छे से उस चीज को पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि ये भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई उसके स्वयं के द्वारा निर्मित मकबरा है, यानी कि स्वयं के द्वारा, समझ रहे हो ना, उसने बगीचा बगीचा वगैरह लगवाना करना है, ऐसा कुछ एरिया डेवलप किया वो वाला। यह मकबरा एक सुंदर तालाब के मध्य स्थित है और यहाँ तक पहुंचने के लिए सेतु का निर्माण किया गया। मुख्य भवन में एक अष्टकोणीय कक्ष है। शेरशाह ने दिल्ली के छठे शहर के रूप में पुराना किला का भी निर्माण करवाया। तो ये जो पुराना किला है ध्यान रखा जाए, ये कहाँ पर है? दिल्ली का छठा शहर, यानी दिल्ली के अंदर है पुराना किला, दिल्ली का पुराना किला है जो शेरशाह सूरी ने बना। इसको बोलते ही पुराना किला है, किले तो सारे ही पुराने होते हैं बट इस किले का नाम ही पुराना किला है, इसलिए ध्यान रखना है। इसे शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही भी इसको कहा जाता है, शेरशाह सूरी ने बनवाया। तो ये रहा दीन पनाह महल जो दिल्ली में है। तो स्वाभाविक है हुमायूं ने उसका निर्माण करवाया था। ये है शेरशाह सूरी का मकबरा, जो देखिए यहाँ पर एक पुल बनाया गया है, चारों तरफ यहाँ पानी देखने को मिलता है। शेरशाह सूरी का मकबरा है, कहाँ पर है? जो सासाराम बिहार के अंदर है, ठीक है। अष्टकोणीय बताते थे, 8 कोणीय यानी अष्टकोणीय जो है मुख्य भवन ये बना हुआ है, तो अष्टकोणीय भी बताते हैं, ठीक है। किला ये कोहना मस्जिद, किला ये कोहना मस्जिद है, ये किला ये कोहना मस्जिद बोलते हैं किले के कोने में, ठीक है। और रोहतासगढ़ का किला ये मुख्य दरवाजा है रोहतासगढ़ के किले का, तो रोज रोज ताश खेलने जाते थे। ये अंदर का दृश्य है रोहतासगढ़ के किले का। अब सब खंडर हो गया भाई, है ना। पुराना किला के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भवन 1542 में निर्मित किला ये कोहना मस्जिद है। शेरशाह ने लाहौर एवं बिहार में रोहतासगढ़ के किलों का निर्माण करवाया। शेरशाह ने 1525 में अपने पिता हसन खां के मकबरे का निर्माण भी करवाया, ठीक है। तो नॉर्मल सी चीजें हैं, पता है आपको बढ़िया से, कोई दिक्कत। अब बात आती है अकबर की। अकबर कालीन स्थापत्य कला। देखिए भारतीय एवं ईरानी शैलियों का सुंदर समन्वय है। अधिकांशतः भारतीय त्रावीय शैली, मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के निर्माण कार्य की शैली थी, एक थी त्रावीय शैली और एक थी अर्कवेट शैली। तो त्रावीय शैली का जो प्रयोग हुआ, किंतु सजावट के लिए इस्लाम की अर्कवेट शैली का भी प्रयोग हुआ। अकबर कालीन भवनों में अधिकतर लाल पत्थरों का प्रयोग हुआ है, यानी अकबर कालीन जो भवन है उनमें लाल पत्थर का प्रयोग ज्यादातर किया गया है, किंतु प्रभाव के लिए कहीं कहीं संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है। हुमायूं का मकबरा देखो, अकबर का पिता है हुमायूं, तो स्वाभाविक अपने पिताजी का मकबरा तो बनवाएगा ना। तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी प्रथम पत्नी हाजी बेगम यानी बेबा बेगम ने 1565 से 66 में, क्योंकि आपको मालूम है अकबर जो है 1556 में राजा बन चुका था, ठीक है। तो ये 1566 है, तो इस बीच में बना, तो ये आपको समझ में आ रहा है। दिल्ली में करवाया था इसका निर्माण हुमायूं का मकबरा, कहाँ पे? दिल्ली में, मैंने बताया था ताजमहल का पूर्वगामी। इसका निर्माण मिर्जा ग्यास बेग एतमाद-दौला ने किया था, यानी एतमाद-दौला की देखरेख में हुमायूं का मकबरा बना था, ठीक है। ये वही एतमाद-दौला हैं जो नूरजहां के पिता हैं। यह मकबरा चारबाग शैली का प्रथम मकबरा है। देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी तो मिलता है कि चारबाग शैली का जो प्रथम मकबरा है वो कौन सा है? तो वो हुमायूं का मकबरा है, ठीक है। चारबाग शैली का प्रयोग किसमें क्या है? अब देखो चारबाग, है ना, तो हम यही कहेंगे कि हुमायूं का युद्ध हुए थे तो वो 4 बार तो भाग गया था अपनी जान बचाने, वैसे अपने 2 बार ही पढ़ा है, ठीक है। तो 2 का डबल 4 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चारबाग शैली अगर याद रखनी है ना, तो चारबाग शैली थी ना, 4 बार भाग गया था तब जान बच पाई थी, तो चारबाग शैली याद रखना है। यह मकबरा भारतीय रूप में ईरानी शैली पर आधारित, भारतीय रूप में ईरानी शैली पर, किस शैली में बना हुआ है? ईरानी शैली, ठीक है। स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है इस मकबरे का गुंबद, ईरानी शैली में बना हुआ है और यह आकार अष्टकोणीय है
और इसकी एक अन्य विशेषता है कि 2 परतों वाला गुंबद यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसमें स्वतंत्र रूप से निर्मित मीनारें नहीं हैं। हुमायूं के मकबरे में मीनारें नहीं है, लेकिन अकबर और जहांगीर के मकबरे में गुंबद नहीं है, मीनारें हैं। ठीक है, और शाहजहां का जो मकबरा है उसमें गुंबद भी है और मीनारें भी है। ठीक है, हुमायूं के मकबरे को ताज का पूर्वगामी माना जाता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया है, बहुत अच्छा फैक्ट है, दिया हुआ है, अच्छे से याद करें। तो ये देखो, स्थापत्य कला में यही डिटेल तो है जो काम की है। अगर आप इसको सेपरेट पढ़ते हो तो बड़ा मतलब अच्छे से आप चीजें तैयार कर सकते हो। ठीक है, किसी विद्वान ने हुमायूं के मकबरे को एक वफादार बीबी की महबूबाना पेशकश कहा है। किसी विद्वान ने बोला है, उसके मतलब एक अर्ज दिए कि भाई अपना, कि भाई इस मकबरे को वफादार बीबी का महबूबाना पेशकश है। ये देख लो, ये हुमायूं का मकबरा है। ताजमहल का पूर्वगामी क्यों कहेंगे कि देखो इस प्रकार की गुम्बद और ये वाला जो डिजाइन, ये वाला जो डिजाइन है ताजमहल में यूज हुआ है। बट आप देखेंगे यहाँ पर मीनार नहीं है। मीनार वाला ऐसे करके जो मीनार होनी चाहिए वो मीनार इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं के मकबरे में 6 बादशाह बताए गए हैं कि 6 बादशाह शाहजहां दफनाए गए। ठीक है, हुमायूं के मकबरे में 6 बादशाह तथा शहंशाह होंगे या शाहजहां होगा जो भी है। इस मकबरे में हुमायूं के अलावा दारा शिको, रफी उद्दौला, रफी उजगरात है, बहादुर शाह जफर के दोनों पुत्र हैं, इनको दफनाया गया है। अब बात आती है आगरा का किला। अब आगरा की मस्जिद जो है वो हुमायूं ने बनवाई थी, उधर पढ़ा है हमने, है ना। आगरा के अंदर जो है जामा मस्जिद भी है। ठीक है, तो जिसमें मैंने आपको याद कराया सफेद बस। ठीक है, तो यहाँ पर आगरा की जो जामा मस्जिद है वो शाहजहां ने, दिल्ली की भी जो जामा मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाई। ठीक है, आगरा का किला, इस किले में 2 दरवाजे हैं और इन्हें क्रम से दिल्ली दरवाजा और अमर सिंह दरवाजा कहा जाता है। अकबर ने किले के अंदर गुजरात तथा बंगाल के स्थापत्य शैली आगरे पर कई महल निर्मित करवाए और इनमें जहांगीर महल और अकबरी महल जो है, जहांगीर महल और अकबरी महल जो है वो प्रमुख बताएगा। अब बात आती है लाहौर का किला। लाहौर के किले की शैली आगरे के किले से मिलती जुलती है। जो लाहौर है, लाहौर के किले की शैली जो है ना वो आगरे के किले से मिलती जुलती है और इसके निर्माण में हिंदू कारीगरों की गहरी छाप है। इलाहाबाद का किला, अकबर ने 1589 में इलाहाबाद के किले का निर्माण करवाया। यह लाल पत्थर से निर्मित किले के अंदर जनाना महल है महिलाओं के लिए, और सुंदर मंडल अभी भी सुरक्षित अवस्था में है और यहाँ स्थित भवनों में स्तंभ का प्रयोग 2-2 जोड़े में किया गया है इलाहाबाद के किले में। अजमेर का किला है, अटक का किला है, तो इन किलों का जो निर्माण है वो अकबर के समय में हुआ है। ठीक है, आगरा का किला है, हुमायूं का मकबरा है, अजमेर का किला है। देखो आ से अकबर याद रख लो, आ से आगरा का किला याद रख लो, आ से अटेर का किला याद रख लो, आ से अजमेर का किला याद रख लो, आ से अकबर को याद रखो। ठीक है, तो 4 आ हो गए कि नहीं हो गए, तो इससे याद रख लो। अकबर का जो पिता है हुमायूं का तो बनवाएगा बनवाएगा, है ना। लाहौर और इलाहाबाद जरूर याद रख लो क्योंकि अकबर का बेटा जहांगीर बार बार इलाहाबाद भाग जाता था, इलाहाबाद का किला भी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी बहुत ही इंपोर्टेंट है फतेहपुर सीकरी, और 1571 मैंने आपको याद कराया था, 1571 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ था। आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी, यानी ये आगरा में ही है, और किलेनुमा महल का निर्माण प्रारंभ किया। 8 वर्षों में पूरा हुआ। 1581 में अकबर ने इसे राजधानी भी बना लिया था फतेहपुर सीकरी को। ठीक है, परंतु 1585 में फतेहपुर सीकरी की जगह लाहौर को राजधानी बनाया गया। फतेहपुर सीकरी का डायग्राम बहाउद्दीन ने बनाया, मतलब इसका जो डिजाइन तैयार करा था वो बहाउद्दीन ने, जैसे ताजमहल का जो डिजाइन है वो ईसा खां और उसका निर्माण अहमद लाहौरी। ओके, फतेहपुर सीकरी की इमारतों में जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा देखो 1602 मैंने आपको बताया था, और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। ठीक है, जोधाबाई का महल है, बीरबल की कोठी है, पंचमहल, तुर्की सुल्ताना का महल, हाथी पोल, दीवाने खास, दीवाने आम, काफी सारी चीजें बनी हुई है। ठीक है, तो ये जो फतेहपुर सीकरी को देखने जाते हैं लोग यहाँ पे, तो स्वाभाविक है वहाँ उन्हें जामा मस्जिद भी मिलेगा, बुलंद दरवाजा भी मिलेगा, और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई का महल, बीरबल की कोठी, ये पंचमहल वगैरह ये सब मिलेंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद दरवाजा है। तो बुलंद दरवाजा भैया ऐसे दिखाई दे, कितना बड़ा दरवाजा दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, जामा मस्जिद के निर्माण में संगमरमर का प्रयोग हुआ और फर्गुसन ने जामा मस्जिद को पत्थर में एक रूमानी कला कहा है।
अकबर ने 1573 में गुजरात की सफलता के उपलक्ष्य में जामा मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर 176 फीट ऊंचा बुलंद दरवाजा, एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि अकबर ने जो बुलंद दरवाजा निर्माण करवाया था तो वो किस पर्पज से करवाया था, तो गुजरात की सफलता की वजह से, उसने गुजरात में सफलता हासिल करी, इस वजह से उसने बुलंद दरवाजा। 1601 में असीरगढ़ की विजय के पश्चात, देखो आपको पता है 1601 का जो असीरगढ़ का किला था बुरहानपुर में है, और ये जो है अकबर का अंतिम युद्ध था, या कहें इसका इसके बाद में अकबर ने कोई ऐसा कोई अभियान नहीं किया, ठीक है। और इसलिए इसे गुजरात व दक्षिण विजय दोनों का प्रतीक माना गया है। यह लाल और काले बलुए पत्थर से निर्मित है और मेहराबों में सफ़ेद संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है। जो मेहराब है तो उसमें सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग इसमें किया गया है। तो आप देखेंगे मेहराब वर्ड वैसे इसके लिए यूज होता है, ये मेहराब है, लाल पत्थर वगैरह में दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा और देखिए जामा मस्जिद के बरामदे में सलीम चिश्ती की मजार है जो 1581 में बन के तैयार हुई थी। इसमें संगमरमर का काम हुआ है। फतेहपुर सीकरी किले के भीतर सबसे विशाल महल जोधाबाई का महल, ठीक है, जो भव्य और आडंबरहीन है। जोधाबाई जो अकबर की पत्नी थी, आपको पता है। तो इस किले में स्थित बीरबल की कोठी का भी निर्माण मरियम की कोठी की तर्ज पे हुआ है, जो 2 मंजिला इमारत है। किले के भीतर पंचमहल नामक, यानी 5 मंजिला है इसलिए इसको पंचमहल कहा गया है, जो पिरामिड नुमा आकार की है और इसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह। तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर है कि पर्सियन ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती भी कहा है। फर्गुसन का मानना है कि फतेहपुर सीकरी किसी महान व्यक्तित्व के मस्तिष्क का प्रतिबिंब है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सबसे अच्छा तरीका है, कभी अगर आपको मौका लगे तो आप फतेहपुर सीकरी देखने जरूर जाएं। वहाँ गए, वहाँ बुलंद दरवाजा देखा, तो वहाँ पर ये जो महल आपको बताएं, जोधा भाई का महल है, बीरबल की कोठी है, मरियम की कोठी, तो आप अगर इनको देखोगे तो ये समझ लो आप कभी जिंदगी में भूलने वाले नहीं हो। तो अगर संभव हो सके तो कभी, लेकिन बुक्स में तो अपन पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अगर कभी मौका मिले, कभी गए तो ये जगह जरूर देख के आए। तो देखो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी किला देखा होगा तो उसकी इमेज आपके माइंड में सेट होगी, बिल्कुल आपको बहुत कुछ याद आएगा कि यार हमने ये चीज़ देखी है, वो हम कभी भूलने वाले नहीं हैं। तो स्वाभाविक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और देखते हैं जहांगीर के समय में क्या जहांगीर ने बनवाया, जैसे कि अकबर का मकबरा। तो आपको पता है अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, सिकंदरा में, ठीक है, सिकंदरा आगरा में स्थित है अकबर का मकबरा। अकबर की कब्र किसने लूटी थी, अकबर की कब्र लूटी थी राजा राम जाट ने, और जाटों का प्लूटो किसे कहते हैं, सूरजमल को, ठीक है। अकबर ने इसकी रूपरेखा खुद बनाई थी। उसका निर्माण कार्य अपने जीवन काल में प्रारंभ कर दिया था। उसे लग रहा होगा पता नहीं बेटे बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे, अपन ही बनवा लो, परंतु इसका निर्माण जहांगीर के काल में पूर्ण हुआ। यह मकबरा बागान के मध्य स्थित है। इस मकबरे में गुंबद नहीं है। मैंने बताया था अकबर और जहांगीर का जो मकबरा है वो ऐसा है जिसमें गुंबद नहीं है, मीनारें हैं, ठीक है। इस मकबरे में 5 मंजिलें हैं। पहली मंजिल पर निर्मित कब्र जो है वो असली है। अकबर की कब्र संगमरमर से निर्मित है। इसके प्रवेश द्वार पर फारसी की सुंदर पंक्तियां खुदी हुई हैं और इस पर कई प्रकार के फूलों का चित्रण भी किया गया है, जिससे लगता है कि कब्र पर फूल बिखरे हुए हैं। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये जो मकबरा है इसमें कोई गुंबद नहीं है। ये है अकबर का मकबरा जो कि सिकंदराबाद में स्थित है, ठीक है। ये इस हिसाब से बना हुआ है, तो उस पर ऐसा डिजाइन किया गया है कि ऐसा लग रहा है कि इस पे ऊपर कि फूल बिखरे हुए, अंदर का दृश्य है। और कब्र के सिराने अल्लाह अकबर और पायदान में जल्ले जल्लाह अंकित हुआ है। तो आपको बताया था मैंने अकबर को जलाल कहते थे, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका पूरा नाम था। कब्र के चारों ओर ईश्वर के 99 नाम, यानी कि ईश्वर को 99 नाम लिखे गए हैं, अरबी में खुदे हुए हैं। इसके अलंकरण में परंपरागत फूल पत्ती बेलबूटों का भी प्रयोग, कुरान की आयतें भी, हाथी हंस पद्म वगैरह जो भी है, और यहाँ पर स्वास्तिक चक्र भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। हॉवेल के अनुसार अकबर एक महान भारतीय शासक का एक पुण्य स्मारक है, यानी अकबर की जो महान शासक हुआ करता था उसके पुण्य स्मारक बताई गई है। एतमाद दौला का मकबरा मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको पता है ये जो एतमाद दौला का मकबरा है ये नूरजहां ने बनवाया था।
जहांगीर के कार्यकाल में। जहांगीर की पैसा लगाया, नूरजहां का पिता है तो नूरजहां ने ऐसा बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। कई बुक्स में लिखा है कि एतमादुल्ला का मकबरा जहांगीर ने बनवाया, कई बुक्स में लिखा है कि नूरजहां, तो जहांगीर नूरजहां ने मिलकर बनवाया, बट नूरजहां का नाम ज्यादा आता है। ठीक है, तो नूरजहां को याद रख लेंगे, जहांगीर के समय में ही बना था। नूरजहां ने 1622 से 28 में आगरा में अपने पिता मिर्जा गयास बेग की कब्र पर एतमादुल्ला का मकबरा निर्मित करवाया। तो ये भी कहाँ पे भैया, आगरा में एतमादुल्ला का मकबरा। ठीक है, यह ईरानी शैली पर निर्मित है और यह मुगल कालीन प्रथम मकबरा है जो पूर्णतः संगमरमर से निर्मित है। बस इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि मुगल कालीन प्रथम पूर्णतः संगमरमर से निर्मित मकबरा कौन सा है। पहला ऑप्शन तुम्हें ताजमहल ही देगा वो। और जो स्टूडेंट ये नहीं जानते हैं या जिन्होंने ये चीज नहीं पढ़ी है डिटेल में, ताजमहल लगा के आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक मकबरे केवल ताजमहल का ही मकबरा सुना है जो संगमरमर में देखा भी है। बट मैंने आपको 2-3 फैक्ट बता दिए। संगमरमर से प्रथम इमारत की बात करेंगे तो हुसैन शाह का मकबरा है, बट मुगल कालीन अगर संगमरमर की प्रथम मकबरे की बात करेंगे तो एतमादुल्ला का मकबरा है। बट ताजमहल का पूर्वगामी अगर पूछा जाता है तो हुमायूं का मकबरा है। अगर बिना गुम्बद वाला मकबरे की बात करेंगे पहला, तो अकबर का मकबरा है। जहांगीर का मकबरा भी जो है वो बिना गुम्बद का है, उसमें मीनारों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, एतमादुल्ला के मकबरे को हुमायूं के मकबरे तथा ताजमहल के मध्य की कड़ी, देखो एक और फैक्ट मिला ना आपको, बहुत अच्छा फैक्ट है कि एतमादुल्ला का मकबरा हुमायूं के मकबरे और ताजमहल के मकबरे की मध्य की कड़ी है। तो आइडिया हुमायूं के मकबरे से भी लिया है, एतमादुल्ला के मकबरे से भी लिया, तब जाके बोला ताजमहल का निर्माण किया गया है। और मैंने हुसैन शाह का मकबरा भी बताया था, वहां से भी कुछ आइडिया लिया है। दिल्ली स्थित अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा। अब अब्दुल रहीम खान खाना गुरु थे भैया, शिक्षा प्राप्त करी थी जहांगीर ने, उनका ही मकबरा बनवाया। लाहौर स्थित मोती मस्जिद, अनारकली का मकबरा। हालांकि मोती मस्जिद मेन मैंने आपको 2 बताई थी, एक औरंगजेब और शाहजहां। ठीक है, बट ये इसने भी बनवाई है, तो ये भी आप ध्यान रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अनारकली का मकबरा भी बनवाया। देखो, जालंधर स्थित सराय का निर्माण जहांगीर के काल में हुआ था। ये एतमादुल्ला का मकबरा मैंने आपको बताया, ये संगमरमर से निर्मित है। और शाहजहां, शाहजहां का जो शासन काल है मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया है। शाहजहां ने स्थापत्य निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना कर रखी थी। देखो, शाहजहां के बाद में औरंगजेब कोई ज्यादा निर्माण कार्य नहीं करवाएगा, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था बस। ठीक है, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था। और औरंगजेब के जो मकबरा है वो दौलताबाद में है, वो हमें याद रखना है। तो औरंगजेब के समय में इतना ज्यादा कुछ नहीं है, बट शाहजहां के समय में काफी कुछ चीजें हैं। ठीक है, अकबर और शाहजहां ने निर्माण कार्य काफी कुछ हुए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जहांगीर का मकबरा, तो स्वाभाविक है शाहजहां जो है जहांगीर का ही तो बेटा है। ठीक है, तो शाहजहां के काल में जहांगीर की बेगम नूरजहां लाहौर में शाहदरा नामक स्थान पर जहांगीर का मकबरा निर्मित है। मैंने बताया था कि जहांगीर का मकबरा जो है वो कहाँ पे है, लाहौर में है। ओके, आगरा में दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, मच्छ महल, नगीना मस्जिद, मुशम्मन बुर्ज, मोती मस्जिद प्रमुख है। दीवाने आम संगमरमर से बनवाया गया। प्रथम भवन आगरा के दीवाने आम में ही शाहजहां के द्वारा बनवाया गया मयूर सिंहासन जो है वो रखा हुआ है। तो भाई ये रहा। ठीक है, जहांगीर का मकबरा, उधर अकबर का मकबरा मैंने आपको बताया था। इसका मुख्य कारीगर बादल खां। आगरा के किले का सबसे सुंदर भवन 1645 से 1653 के मध्य निर्मित मोती मस्जिद। ठीक है, मुमताज बेगम की याद में बनाई गई थी। तो मुमताज की याद में उसने ताजमहल तो बनवाया, लेकिन मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया। मुसम्मन बुर्ज संगमरमर से निर्मित एक 6 मंजिला भवन है। और आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा बेगम ने करवाया था। तो जहां आरा बेगम शाहजहां की पुत्री थी, आपने पढ़ा है। तो आगरा की जामा मस्जिद हम शाहजहां को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जहां आरा बेगम के द्वारा या उसके सानिध्य में ये हुआ था। ठीक है, ताजमहल के बारे में आपको बता चुका हूं कि 1632 में ताजमहल का कार्य शुरू हुआ और 1654 में पूर्ण हुआ। ताजमहल को बनने में 22 वर्ष लगा। ताजमहल का वास्तुकार ईशा खां और निर्माणकर्ता अहमद लाहौरी। ये 3-4 फैक्ट है ताजमहल के, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है,
अब तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि ताजमहल किसने बनवाया, कि ताजमहल कहाँ है, ये तो बच्चा भी बता देगा। बट लॉजिकल चीज क्या है यहाँ ताजमहल से, कि इसका निर्माण कार्य में कितना समय लगा, कब हुआ, कब कंप्लीट हुआ, वास्तुकार कौन था, निर्माणकर्ता कौन था, ऐसा कुछ आपसे प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है। शाहजहां के शासनकाल की सबसे प्रसिद्ध इमारत है, आगरा में निर्मित है। शाहजहां की बेगम अर्जुमंद बानो, जिसे मुमताज महल, मुमताज का ही को ही अर्जुमंद बानो कहते हैं, और 1631 में इसकी मृत्यु हो गई थी और 1632 में ताजमहल का निर्माण आरंभ हुआ। 22 वर्ष के उपरांत 1654 में पूर्ण हुआ। यही समय ट्रेविनियन ने भी लिखा है, इसका मुख्य डिजाइनर उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है। वास्तुकार ईशा खां और डिजाइनर या निर्माणकर्ता अहमद लाहौरी, जिसको शाहजहां ने नादिर उल अस्ब की उपाधि दी थी। और एक अन्य मत के अनुसार इसका निर्माण बेरोनियो वेनिस ने किया। ताजमहल का निर्माण उस्ताद ईशा खां की देखरेख में हुआ था। वास्तुकार ईशा खां हम पढ़ चुके हैं। ताजमहल का गुंबद यरूशलेम गुंबद से मिलता जुलता है। यरूशलेम जो है, आपने इजराइल सुना है, इजराइल की कैपिटल थी यरूशलेम। ठीक है। ये ताजमहल सबने देख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है ताजमहल तो इसकी जो नकल है वो बीबी का मकबरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, शाहजहां ने दिल्ली में यमुना नदी के दाहिनी तट पर 1639 में शाहजहांबाद नामक नगर बसाया, यमुना नदी किनारे, और यहीं लाल किला एवं जामा मस्जिद बनवाई गई। शाहजहां ने पुनः राजधानी दिल्ली में स्थापित की। लाल किले के अंदर दीवाने आम, हीरा महल, रंग महल, ख्वाबगाह, तमाम चीजें। दीवाने खास के बारे में लिखा है, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो बस यही है। कुछ विद्वान इसे अमीर खुसरो की नज़्म मानते हैं और कुछ इसे फिरदौसी की नज़्म मानते हैं। शाहजहां के काल में कुछ अन्य इमारत भी निर्मित किए गए और उसने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह को पुनः संगमरमर में ढाला। उसी तरह दिल्ली में निजामुद्दीन चिश्ती के दरगाह को पुनः संगमरमर में ढाला और अजमेर में अन्ना सागर झील में उसने स्नान करने के लिए घाट भी बनवाया था। ठीक है। औरंगजेब के समय में देखो, इसके शासनकाल में ना तो भवनों की संख्या अधिक है और ना भवन उतने सुंदर और सजीव हैं। औरंगजेब के शासनकाल में सुंदर भवनों में लाहौर की बादशाही मस्जिद, दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद, ओके, औरंगाबाद में स्थित औरंगजेब की बेगम रविया दुरानी का मकबरा, जिसे कहते हैं क्या, बीबी का मकबरा, जिसका निर्माण 1678 में हुआ और इसकी स्थापत्य शैली ताजमहल पर आधारित है। अतः इसे द्वितीय ताजमहल या ताजमहल की अधूरी नकल भी कहा गया है। अब एक टॉपिक आता है मुगल कालीन चित्रकला। तो हमने स्थापत्य कला में काफी कुछ चीजें पढ़ी हुई हैं, कुछ पहले भी पढ़ रखी हैं, कुछ अभी भी पढ़ी हैं। जो भी कुछ आपको आज नया मिला है आप उसको बढ़िया से अंडरलाइन करके रखें, इम्पोर्टेंट जो है उसको हाईलाइट करके रखें। मैं खुद से आपको बताता जाता हूँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ तो छोड़ना नहीं है, तो उसको आप रनिंग में रखिए। और एक और चीज़, डिटेल इतनी सारी पढ़िए, कोई अगर आपका कोई रिटर्न एग्जाम है जिसमें आपको व्याख्या लिखनी है तो आप ये पूरी एक्यूरेट लाइनें याद करके रखिए। और अगर आप ओटी वाला एग्जाम दे रहे हैं, वन लाइनर, तो जैसे कोई 4 ऑप्शन वाला कोई पेपर है, तो उसके लिए जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको हाईलाइट करा दिए गए हैं, तो आप उनको याद करके रखिए बढ़िया से। डिटेल तो पढ़ना ही पड़ेगी, डिटेल पढ़ते हैं तो एक बेस बनता है हमारा पढ़ने का, है ना। तो डिटेल तो अच्छी चीज़ है भाई। अगर आपको इतनी डिटेल दी गई है तो डिटेल से भागना नहीं है। कई स्टूडेंट को लगता है अरे यार बहुत हो गया, बहुत थ्योरी दी है, कहाँ तक क्या क्या करेंगे सर, इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवा दो, वन लाइनर फैक्ट लिखवा दो। शॉर्टकट नहीं अपनाइए। अगर आपको लगता है तो आप खुद से भी तो कुछ करिए, केवल टीचर के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। टीचर ने अपना बता दिया भैया इसको ऐसा पढ़ लो, इसको ऐसा कर लो, अब आपको लग रहा है तो आप अलग से इंपॉर्टेंट नोट टाइप के वन लाइनर फैक्ट जो है, जो आपको डिटेल मिल रहे हैं, उनको अलग से नोटिस कर लीजिए। और जब आपका कोई एग्जाम वगैरह हो तो बस उसी को आपको पढ़ना है, जल्दी से, फास्ट भी, जल्दी भी पढ़ लोगे, समय भी बचेगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है भैया मुगल कालीन चित्रकला। जब चित्रकला की बात आती है तो जहांगीर का नाम आता है।
क्योंकि जहांगीर जो था वो चित्रकारी का बड़ा ही पारखी बताया जाता है, और मंसूर और दशावन दो चित्रकार थे, आपको बताया था मैंने, जो कि अकबर के दरबार में थे। तो अकबर के दरबार से ही शुरू हो गई थी चित्रकारी। तो अब देखो, मुगल चित्रकला फारस यानी ईरान और भारतीय चित्रकला का मिश्र स्वरूप। भारतीय चित्रकार अधिकतर, ठीक है, अधिकतर धार्मिक विषयों का चित्रण करते थे, जबकि ईरानी चित्रकारों ने राज दरबारों के जीवन, युद्ध के दृश्य आदि का चित्रण किया है। ठीक है, तो जो भारतीय चित्रकार जो थे ना, तो वो धार्मिक विषयों पे चित्र बनाते थे, लेकिन ईरानी जो होते थे वो राज दरबार के जीवन के बारे में, युद्ध के दृश्य वगैरह, या कैसे राजा ने किसको हराया, तो इस तरीके से। मुगल चित्रकार ने तेल चित्रकला को नहीं अपनाया था, ऑयल पेंट्स का यूज यहाँ पे नहीं हुआ था। ठीक है, बाबर के शासनकाल में चित्रकारी का कोई स्कूल स्थापित नहीं हुआ, यद्यपि वह स्वयं बेहजाद और मुजफ्फर जैसे चित्रकारों का प्रशंसक था। मतलब उसे ये पता था कि जो बेहजाद है या शाह मुजफ्फर है बहुत अच्छे चित्रकार है, तो उनकी वो प्रशंसा करता था, बोलता था यार बहुत अच्छे चित्रकार है। ठीक है, बेहजाद को पूर्व का राफेल कहा है। अब जैसे यहाँ पर जो बेहजाद लिखा हुआ है और उसके लिए एक शब्द दिया है कि पूर्व का राफेल, तो ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि पूर्व का राफेल किसे कहा गया है। तो पूर्व का राफेल जो है ना, बेहजाद को कहा गया। ठीक है, तो देखो राफेल तो आज के समय में आपको पता है कि एक फाइटर प्लेन है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बेहजाद, बेहजाद यानी कि भेजा, बेहजाद यानी कि भेजा। पूर्व का राफेल का मतलब हमने जिस देश से राफेल खरीदा है ना, उस देश ने पहले एक सैंपल के रूप में राफेल भेजा है ना, पूर्व में पहले राफेल भेजा, बोले टेस्टिंग कर लो इसकी, देख लो कैसा है, अच्छा लगे तो ऑर्डर कर देना। ठीक है, तो बेहजाद को पूर्व का राफेल कहा गया है, ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए। ओके, अब बात आती है हुमायूं की। मुगल काल में चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। ठीक है, शेर शाह से पराजित होने के बाद जब वह ईरान में निवास कर रहा था, ठीक है, तो ईरान के तहमास्प नामक राजा के यहाँ उसने मतलब शरण ली थी, और वहीं पर जो है मीर अली अकबर जामी के महल में जाके जो है अकबर का जन्म हुआ था, आपको पता है, हमीदा बेगम से विवाह किया था। तो ईरान में जब निवास कर रहा था तब उसने तारीख खानदानी तैमूरिया की पांडुलिपि को चित्रित करने के लिए प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद के शिष्य, देखो बेहजाद यहाँ पे बाबर के समय में अपन पढ़ रहे हैं, और बेहजाद का जो शिष्य है मीर सैयद अली सिराजी और ख्वाजा अब्दुल समद तबरीजी की सेवा प्राप्त की थी, यानी इन्होंने चित्रकारी की होगी इस पर। इनका प्रभाव मुगल चित्रकला पर निर्णायक रूप से पड़ा, और हुमायूं ने मीर सैयद अली को नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी। नादिर उल अस्त्र बोला है किसको, मीर सैयद अली को बोला है। ठीक है, अब बात आती है अकबर। अकबर का शासनकाल मुगल चित्रकला का रचनात्मक युग था। इस काल की चित्रकला पर ईरान, राजपूत, गुजराती, यूरोपीय शैली, सब सारी शैलियां इसमें इंक्लूड थी। अबुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में 17 चित्रकार थे। सबसे ज्यादा चित्रकार तो अकबर के दरबार में थे, 17 प्रकार के, जिनमें मीर सैयद अली सिरोजी है, अब्दुल समद तबरीजी है, दशवंत और बसावन, ये दो शब्द जो हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट है। दशवंत और बसावन ये बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे, इनको जरूर हमें याद करके रखना है। अब्दुल समद से हुमायूं और अकबर दोनों ने चित्रकारी सीखी, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हुमायूं और अकबर दोनों को थोड़ी बहुत चित्रकारी आती थी, क्योंकि अब्दुल समद से उन्होंने सीख रखी थी। ठीक है, अकबर ने उसे राजधानी में टकसाल का अधिकारी बना रखा था, यानी कि जो भी सिक्के ढलते हैं उनमें जो भी प्रिंट होता है सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है देख लो, चेक कर लो, चूंकि वो चित्रकार था तो उसको अच्छी पहचान होगी। मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था, और सीरीन एक कलम, सीरीन ने कलम की उपाधि दी थी। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको क्या उपाधि दी जा रही है उसको भी थोड़ा हम अपने स्तर पर याद करके रखेंगे। ठीक है, तो सीरीन एक कलम किसको बोला गया है, सीरीन कलम बोला गया है अब्दुल समद को। ठीक है, अब्दुल को सीरीन, तो देखो यहाँ पर सीरीन से याद रखेंगे और अब्दुल समद को याद रखें। अब्दुल से अब्दुल को याद रख लो, किसी भी अब्दुल को, अगर आपने किसी अब्दुल को देखा है, नाम सुना है, तो बोले अब्दुल को हमेशा जो है ना सीरीन कलम,
तो सीरीन का मतलब याद रखिए, थोड़ा सा सीरीन याद रखिए। सीरीन का मतलब हमेशा सिरिंज के से इंजेक्शन लगते रहते हैं, डायबिटीज है उसको, है ना, हमेशा सिरिंज साथ में लेके घूमता है अब्दुल, ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो सीरीन एक कलम, यानी कल हम एक जगह गए थे घूमने के लिए, तो वहां पे हमें अब्दुल समद मिला और वो अपने साथ में सीरीन लेके घूम रहा था, क्योंकि उसको डायबिटीज थी, जो भी कुछ खाता था पहले सीरीन लगाता था फिर कुछ खाता था, ठीक है। अकबर ने अब्दुल समद के नेतृत्व में चित्रकला का प्रथम विभाग खोला था। अकबर के समय सबसे बड़ी योजना थी हमजा नामा का चित्रण करना। ये हमजा नामा क्या है देखिए, इसे ही दास्तान अमीर हमजा कहा गया है। हमजनामा जो है ये अरबी भाषा का महाकाव्य है, जिसका आगे फारसी में अनुवाद किया गया था। इस ग्रंथ में फारसी नायक अमीर हमजा, यानी जो मोहम्मद साहब थे ना, मोहम्मद पैगंबर के चाचा, उनके बारे में, उनके वीरता पूर्वक कारनामों के बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो एक धार्मिक ग्रंथ है जिसे हमजानामा कहते हैं, जो अकबर के समय की सबसे बड़ी योजना थी कि हमजानामा का चित्रण करना। यानी ये जो बुक है ना, इसको इसमें इमेजेस डाल दो भैया, है ना। इसके अलावा इसमें अकबर के यौवन काल का भी चित्रण किया है। हमजानामा का चित्रण हुमायूं के काल में प्रारंभ हुआ और अकबर के काल में पूर्ण हुआ, ठीक है। अकबर के समय दशवंत जो था वो अग्रणी चित्रकार थे ना, सबसे आगे। अबुल फजल ने इसे अपने समय के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार बताया है, और वह एक कहार का बेटा था और रज्मनामा का चित्रण किया। ये रज्मनामा क्या है? ये रज्मनामा है भैया महाभारत। ओके, तो महाभारत का चित्रण किसने किया था? दशवंत ने किया था। किसने किया था? दशवंत ने किया था। बाद में दसवंत विक्षिप्त हो गया। विक्षिप्त का मतलब जैसे इसको बोलते ना, इसको बोलते हैं क्या, मैं विक्षिप्त का मतलब ये है कि बीमार पड़ गया, असहाय हो गया, पैरालाइसिस हो गया यार, सबसे वो इजी वर्ड नहीं आ रहा था, है ना, पैरालाइसिस जिसे अपन बोलते हैं ना, उस हिसाब से आधा हिस्सा काम नहीं करता है, नहीं करेगा तो फिर, है ना। दसवंत विक्षिप्त हो गया और 1584 में उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली यानी कि वो अपना बड़ा कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहा होगा जो भी, उसने आत्महत्या कर ली। अकबर ने इसे भी टकसाल में पद प्रदान किया था। अकबर के समय कुछ महत्वपूर्ण कृतियां पांडुलिपि तैयार की गई, जो रामायण, महाभारत, अकबरनामा, बाबरनामा, अनवर सुहेल, याद आया ये पंचतंत्र। पंचतंत्र का जो अनुवाद किया गया था फारसी में अनवर सुहेली के नाम से, है ना। तारीख अल्फी मुल्ला दाऊद, कालिया दमन यानी कि कृष्ण भगवान के बारे में, तो ऐसे करके कई ऐसी कृतियां हैं जिनकी पांडुलिपि तैयार की गई थी, ठीक है। जहांगीर के दरबार में फारसी चित्रकार आगा रेजा और उसका पुत्र अबुल हसन और उस्ताद मंसूर, विशनदास, मनोहर, वसावल आदि प्रमुख थे। अब अकबर के दरबार में 17 प्रकार के थे, तो जहांगीर थोड़ी कम है भैया, जहांगीर के दरबार में भी अच्छे खासे चित्रकार होंगे, है ना। मनोहर, विशनदास, अब देखो चित्रकारों को सबके नाम तो याद नहीं करना, बट अगर कोई किसी चित्रकार को कोई उपाधि दी गई है वो जरूर याद करना पड़ेगा, क्योंकि उसको पूछ सकते हैं किसके दरबार में था, ये पूछ सकते हैं, तो उस हिसाब से। और कुछ तो ऐसे भी हैं कि भैया जैसे अकबर के दरबार में, तो जहांगीर के दरबार में भी तुम्हें पढ़ने को मिल रहा है ना। अब देखिए सभी अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में आ चुके थे, यानी ये सब आ चुके थे। अब बाद में जब जहांगीर के स्टार्टिंग होगी तो जहांगीर के दरबार में भी रहेंगे। जहांगीर के काल में जानवरों के चित्र बनाने की कला अधिक विकसित हुई, ठीक है। और इस क्षेत्र में उस्ताद मंसूर, देखो ये जो मंसूर है ना, मंसूर दसावंत आपको बताया था, उस्ताद मंसूर को मशहूर से याद कर लो, है ना। ये उस्ताद बड़े मशहूर हो गए, क्यों हो गए? क्योंकि ये जानवरों के चित्र बनाते थे ज्यादातर, इसलिए बहुत ज्यादा क्या हो गए, मशहूर हो गए। अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए जानवरों के ना। जहांगीर ने उस्ताद व अबुल हसन को क्रमशः नादिर उल अस्त्र, ठीक है। तो जहांगीर ने उस्ताद मंसूर, है ना, मंसूर व अबुल हसन को नादिर उल अस्र और नादिर उल जमा, दोनों को याद कर लो, ठीक है। यहाँ पर एक देखो, यहाँ पे नादिर उल और नादिर उल कॉमन वर्ड है, ठीक है, बट यहाँ पर लिखा हुआ है अस्त्र और यहाँ पे लिखा हुआ है जम, और दोनों नाम कौन से? एक में एक है उस्ताद मंसूर, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है उस्ताद मंसूर, मैं आपको उसका लॉजिक बता रहा हूँ, और यहाँ अबुल हसन लिखा है जमा। अब जब सुनिए, तो यहाँ पर इन नामों से ही हम कनेक्टिविटी रख देंगे, जिससे हमें ये कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। जैसे सीरीन एक कलम बताया था, तो सीरीन अब्दुल समद को दिया गया था, क्योंकि वो कलम गए थे ना, तो वो सीरीन लिए घूम रहा था अब्दुल, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है, देखो उस्ताद मंसूर है और यहाँ आपका अस्त्र है। तो देखो समझो जरा, मंसूर और अस्त्र यानी कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा मशहूर है। किस वजह से है? क्योंकि वो बहुत अच्छे क्या करता है, अस्त्रों का प्रयोग करता है। देखो अस्त्र होते हैं और एक होता है शस्त्र, अस्त्र शस्त्र। एक वो होता है जो शायद फेंक के मारा जाता है, ठीक है, और एक वो होता है जो किसी चीज के द्वारा चलाया जाता है। एक होता है हाथों से फेंक दिया, जब भाला है, भाला है ना, हाथों से फेंक दिया भैया भाला को। तो एक होता है शस्त्र यानी हथियार हो गया, वो हथियार चलाएंगे, बंदूक है, बंदूक को फेंक के तो नहीं मार दे, बंदूक में आप ट्रिगर दबाओगे उसमें से गोली निकलेगी, समझ रहे हो। धनुष चलाओगे आप, खींचोगे तीर चला जाएगा। तो एक होता है अस्त्र और एक होता है शस्त्र। तो शस्त्र में जहां तक है हाथों से फेंक के, अस्त्रों को हाथों से फेंक के मारते हैं, और शस्त्र है तो हथियार का प्रयोग करते हैं, सिंपल है। तो यहाँ पर मशहूर है और अस्त्र है, तो यहाँ पर कैसे याद रखेंगे आप? यहाँ पे याद रखेंगे नीरज चोपड़ा को। देखो नीरज चोपड़ा जो है वो जेवलिन थ्रो का प्लेयर है, ठीक है, यानी वो भाला फेंकता है। तो वो मशहूर है कि नहीं है ये बताओ? है कि नहीं? ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के लेके आया। तो क्यों मशहूर है? क्योंकि अस्त्र का प्रयोग करता है ना, भाला फेंका उसने। देखो कितना शानदार लॉजिक बता दिया मैंने आपको, है ना। तो ये आप कभी कंफ्यूज नहीं हो गए कि नादिर उल अस्त्र है, इसे बोला गया। अब देखो नादिर उल जमा, यहाँ पे लिखा है अबुल हसन, अबुल हसन। तो अबुल हसन में देखो हम समझ में आ रहा है ना, हसन और जमा। और जमा से कैसे सोचिए, हमारे मित्र मंडली है, मित्र मंडली है, और दो पांच मित्र जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, जमा हो जाते हैं, जमा, ठीक है। और जैसे ही हम दो पांच मित्र जमा होते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं और बढ़िया कोई ना कोई टॉपिक पे बात करते हैं, और हम क्या करते हैं, जोर जोर से हंसन लगते हैं, हंसन लगते हैं, ठीक है, हंसते हैं जोर जोर से। इसलिए हंसते हैं कि भैया हंसी मजाक करते हैं, ठीक है। तो जमा जब होते हैं चार दोस्त जमा, और चार दोस्त जमा होते हैं तो वो क्या करते हैं, किसी न किसी बात पे हंसी मजाक करके हंसन लगते हैं, ठीक है। तो बस हो गया काम, आपको इसकी भी उपाधि याद करा दी और इसकी भी उपाधि याद करा दी, कोई दिक्कत। देखो उस चीज पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, आ जाएगा, क्योंकि हम फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहे कि भैया पढ़ के खत्म कर दो, नहीं, रुको, कोशिश करो कि चीज को हम तैयार कर पाए, ठीक है। तो जितना मुझसे बनता है उतना तो मैं कराता ही हूँ यार। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको खुद से भी करो ना। ये नहीं कह रहे सर आपने वो और करा देते सर, वो ये नहीं हो रहा, मेरी तरफ से तो मैं करा ही रहा हूँ, कुछ आप उससे भी सीख लो कि हाँ भाई सर ने बताया था ना, मैं ऐसे ही कुछ लॉजिक मैं भी अपने हिसाब से, मेरे को जो इंपॉर्टेंट लग रहा है इसको, जो मुझको इंपॉर्टेंट लगता है अनुभव के हिसाब से वो मैं करा ही देता हूँ। बाकी का आपको लग रहा है तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जितना मैं बताता हूँ उतना तो मुझे तैयार करके दो आप अच्छे से, ठीक है। अब देखिए, अब्दुल हसन जहांगीर का सर्वप्रिय चित्रकार था, सर्वप्रिय, ठीक है, इसलिए तो उसने उसको नादिरुल जमा की उपाधि दी थी। जहांगीर ने बिशन दास को ईरान के दरबार में भी, मतलब ईरान के राजा के दरबार में भेजा, है ना, ईरान के नहीं, ईरान के लगा फारस के शाह, ईरान के शासक के दरबार में, ओके, ईरान के शासक के दरबार में। और उससे कहा गया कि वह फारस के शाह और उसके महत्वपूर्ण अमीर संबंधियों को चित्र उतार कर लाए। बिशन को मिशन पे भेजा, बिशन को मिशन पे भेजा कि ईरान जाओ और वहां पे राजा के चित्र उतार के लेके आ। उसने ऐसा किया कि जहांगीर के काल के एक चित्र में जहांगीर को ईरान के शासक शाह अब्बास का स्वागत करते हुए और गले लगाते हुए दिखाया गया। ऐसी इमेज बनाओ ना, वो उस समय की देखो फोटो एडिटिंग है कि जहांगीर उसका स्वागत कर रहा है, उसको गले लगा रहा है, जबकि जहांगीर उससे कभी मिला ही नहीं, देखो। और पैरों के नीचे एक ग्लोब है, परंतु वास्तव में जहांगीर शाह अब्बास से कभी कभी नहीं मिला था। बसावन व्यंग चित्र विशेषज्ञ था, व्यंग यानी कि बसावन ऐसा था कि चित्र ऐसा बनाता था कि लोगों को हंसी आ जाए, है ना, व्यंग करना किसी पे हंसी मजाक। जहांगीर स्वयं चित्रकला का अच्छा पारंगत था और उसने तुजु के जहांगीरी में लिखा है कि मैं चित्र देखकर ही बता सकता हूँ कि इसे किसने बनाया और इसके अलग अलग हिस्से को किस किस चित्रकार ने बनाया, ये भी बता सकता हूँ, ठीक है। तो चित्रकारी का पारंगत तो था। एक बार जहांगीर से आग्रह कर सर टॉमस रोबी मूल चित्र को नहीं पहचान पाए थे, पर जहांगीर पहचान गया होगा, जो भी है। शाहजहां के समय चित्रकला में वह सजीवता नहीं थी, जहांगीर के जो समय में थी। इसमें अलंकरण पर बहुत बल दिया गया था, रंगों के बदले सोने की सजावट अधिक बल दिया गया। और शाहजहां के दरबार का प्रमुख चित्रकार फकीरुल्लाह और उसका सहायक मीर हासिम, ठीक है।
और अन्य चित्रकार अनूप चित्र थे तो फकीरुल्लाह और मीर हासिम, तो नाम हो सकता है कभी हमें कंफ्यूज करने के लिए पूछ ले तो हम तुक्का ही लगाएंगे, अरे अकबर के समय में सबसे ज्यादा थे यार, ये होगा वो होगा। तो क्लियर दिया हुआ है फकीरुल्लाह और मीर हासिम, दो ही नाम तो याद करने हैं, बाकी के तो अकबर और जहांगीर के समय में। ठीक है, औरंगजेब के समय तो चित्रकला का अवसान ही हो गया और उसने चित्रकला पे प्रतिबंध लगा दिया। तो कुछ अब आप भी पढ़ पढ़ के बोर हो गए यार, चित्रकला चित्रकला आ रहा है, तो भैया औरंगजेब भी बोर हो गया कि चित्रकला चित्रकला क्या चित्रकला, तो औरंगजेब ने चित्रकला पर प्रतिबंध ही लगा दिया, संगीत पे प्रतिबंध लगा दिया, चित्रकला पे प्रतिबंध लगा दिया। किसने? औरंगजेब ने। तो ये भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है भाई, तो आज की क्लास मैं यहीं पर फिनिश करूंगा। जितना आज आपको बताया गया है उन चीज़ों को बढ़िया से आप अच्छे से समझिए, स्थापत्य कला को समझिए, चित्रकारी को समझिए, है ना। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, कुछ ना कुछ आपको स्पेशल मिला होगा आज की क्लास में। बस ऐसे ही आप अपना कंटिन्यूस जो भी चीज़ें करा रहे हैं उनको पढ़ते रहिए। और जो मैंने पहले भी बताया, हर वीडियो में तो कहना जरूरी नहीं है कि हर वीडियो में मैं आपसे बोलूं, बट ये जरूर बोलूँगा कि आप जो पढ़ रहे हो, जो आप नॉलेज ले रहे हो, उसके बारे में आप दूसरों को ज़रूर बताएं, खासतौर से जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र हैं और जिन्हें वाकई में ज़रूरत है कि उन्हें बहुत अच्छा मटेरियल पढ़ने को मिल जाए, क्योंकि इसको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड करा रहे हैं। तो स्वाभाविक है आप सबको, मतलब जो भी आपके संपर्क में हैं उनको आप सजेस्ट करें, बताएं। ठीक है भाई, और बाकी का आप खुद से तो पढ़ ही रहे हैं और बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।